अस्सलाम वालेकुम। इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिए। इकरा इंतहा की खूबसूरत लड़की थी। मैंने जब उसे पहली बार देखा तो उस पर अपना दिल हार बैठा। जल्द ही मैंने इस रिश्ते के लिए कोशिशें शुरू कर दी। इकरा के माँ बाप ने ज्यादा देर नहीं लगाई और हाँ कह दी। मगर इकरा की कुछ शर्तें थी जो मुझे बाद में मालूम हुई। पहली शर्त तो ये थी कि शादी का फंक्शन सुबह 8 बजे होगा। बाकी शराइत के बारे में मैं भी जानना नहीं चाहता था। गो के उसने ये बात कही थी कि शादी से पहले इन बातों का जानना जरूरी है, मगर मैं इकरा के इश्क में इस कदर पागल था कि मैं किसी शर्त को खातिर में नहीं लाया। मेरी शादी गैर मशरूत थी और मैं जानता था कि मैं इकरा से शादी करके कभी नहीं पछताऊंगा। अप्रैल के पहले जुमे मेरी शादी इकरा से बखैर आफियत हो गई। इकरा को पाने का नशा ही अलग था। मैं आने वाले दिनों का सोच सोच कर फूले ना समा रहा था। शाम को मगरिब से पहले ही इकरा रुखसत होकर मेरे घर आ गई थी। तकरीबन असर के वक्त मुझे उसके साथ खलवत नसीब हुई। मैंने मुंह दिखाई में उसे कीमती तोहफा दिया। उसका शुक्रिया अदा कर ही रहा था कि वो बोली, पहले मेरी शराइत सुन लें। अगर आपको मंजूर है तो ठीक है, अगर आपको नहीं मंजूर तो अभी और इसी वक्त मुझे तलाक दे दीजिए। इकरा के मुंह से पहली ही रात तलाक का लफ्ज सुनकर मेरे दिल को कुछ होने लगा। तुम औरत होकर तलाक की बात कैसे कर सकती हो, मैंने दिल में सोचा। तब इकरा ने बात आगे बढ़ाई। मेरी शर्त बहुत आसान सी है, वो ये कि तुम रात को कभी मेरा चेहरा नहीं देखोगे, चाहे तुम्हारा जितना भी दिल चाहे, मगर मैं तुम्हें रात को अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। बाकी तुम्हारी हर बात मानूंगी, जो तुम कहोगे वैसा ही होगा। एक बात मेरी मानी जाएगी कि रात को तुम कभी मेरा चेहरा नहीं देखोगे, ना ही मैं रात के वक्त किसी से मिलूंगी। अंधेरा होते ही तकरीबन इशा के वक्त मैं अपने कमरे में चली जाऊंगी। तुम चाहो तो वहीं रह सकते हो, अगर चाहो तो बाहर घूम फिर सकते हो। तुम्हें ये पाबंदी भी नहीं कि तुम मेरे साथ रहो। इकरा ने अपनी बात मुकम्मल की तो मैंने कहा, इकरा ये कैसी अजीब सी शर्त है, अगर तुम मुझे इसकी वजह बता दोगी तो मैं तुम्हें कभी भी रात को अपना चेहरा दिखाने पर मजबूर नहीं करूंगा। लेकिन इकरा, बिना किसी वजह के मैं तुम्हारा चांद सा मुखड़ा रात को क्यों नहीं देख सकता, मैंने रोमानवी अंदाज में कहा। मुझे लगा कि ये इकरा की नाज और अदाएं हैं, मगर वो तो संजीदा थी। बोली, अगर तुमने रात को मेरा चेहरा देखा तो सुबह तुमसे तलाक ले लूंगी। इकरा के संजीदा लहजे ने भी मुझे संजीदा कर दिया। मैंने कहा, ठीक है, तुम जैसी हसीन लड़की का मिल जाना ही गनीमत है। तुम कहोगी तो रात को क्या दिन को भी तुम्हारा चेहरा नहीं देखूंगा। खैर, ये एक जज्बाती कदम था और मुझे शादी के पहले हफ्ते में ही मालूम हो गया कि इसकी कीमत चुकाना कितना मुश्किल है। मुझे जब भी कहीं बाहर जाना होता, रात को डिनर करना होता या दोस्तों ने मुझे खाने पर बुलाया होता, मेरे साथ मौजूद ना होती। रफ्ता रफ्ता ये बात सब तक फैलने लगी कि जाहिद की बीवी रात को बाहर नहीं निकलती। कुछ लोगों ने तो उसे इकरा की शराफत समझा, जबकि कुछ ने अजीबो गरीब किस्से घड़ लिए। बहरहाल इस सूरत हाल से मैं बहुत तंग था। एक हफ्ता गुजरा तो इकरा ने अजीब हरकत शुरू कर दी। उसने हमारे कमरे का बल्ब खराब कर दिया, उतार कर बाहर फेंक दिया। मैंने कहा, इकरा ये क्या हरकत है। बोली, ऐसा इसलिए कर रही हूँ कि कहीं रात के वक्त गलती से तुम कहीं लाइट ना ऑन कर बैठो और मेरा चेहरा ना देख लो। इकरा की बात सुनकर मेरा तजस्सुस बढ़ता जा रहा था कि आखिर उसके चेहरे में ऐसा क्या है जो मैं रात के वक्त नहीं देख सकता। बहरहाल हम दोनों के दरमियान जो मुआहदा हुआ था, मैं इस पर कायम था। उस रात मैंने देखा इकरा बहुत बेचैन थी। वो बार बार अंदर बाहर जाती और कभी अपने मुंह पर हाथ रखकर दुआएं करती। मैं समझ नहीं पा रहा था कि उसकी बेचैनी का सबब क्या है। उस वक्त मैंने उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं जान गया था कि इकरा की बेताबी की कोई तो वजह है कि हर वक्त किसी का इंतजार करती रहती है। उसकी निगाहें फोन पर लगी रहती और जैसे ही फोन आता वो हल्की आवाज में बात करने लगती। हम दोनों के बीच शक जैसी कोई बात नहीं थी, इसलिए मैंने कभी उसका फोन सुनने की कोशिश नहीं की। मगर एक दिन इकरा के बात करने के बाद उसके रवैये से अंदाजा हुआ कि वो किसी और को फोन करती है। मतलब ये कि उसके मेके का फोन नहीं होता था, बल्कि वो किसी और शख्स से बात करती थी। इकरा ने आखिरी बात जब फोन पर बात की तो मैंने एक मर्दाना आवाज सुनी थी, जिससे अंदाजा हो रहा था कि इकरा किसी गैर शख्स से बात करती है।
अब तो जैसे मेरी जिंदगी का सुकून लुट गया। बीवी खूबसूरत तो थी मगर खूबसूरत ना थी। मैंने सोचा कि अब इकरा से बात करने की बजाय अपने तय मामले तक पहुंचने की कोशिश करूंगा और जल्द ही इकरा का चेहरा भी रात के वक्त देखूंगा ताकि मुझे समझ आए कि मामा क्या है। एक दिन मैं जरा ऑफिस से जल्दी आ गया। उस दिन इकरा फिर टहल रही थी। उसकी बेचैनी उसके चेहरे से देखी जा सकती थी। मुझे अंदर आता देखकर हैरत से बोली, आप तो रात को 8 बजे आते हैं, आज जल्दी क्यों आ गए? उसकी हैरानी देखकर मुझे और गुस्सा आया। क्यों, तुम मेरे जाने के बाद ऐसा क्या करती हो कि मेरे आने से तुम्हें इस कदर हैरानगी हो रही है? मैंने गुस्से से पूछा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, इकरा ने बात संभालते हुए कहा। ऐन उसी वक्त दरवाजे पर बेल बजी। मैंने मशकूक नजरों से इकरा की तरफ देखा। इकरा का रंग जैसे नीला पड़ गया। मैंने दरवाजा खोला तो सामने एक आदमी खड़ा था जो पुलिस की वर्दी में मलबूस था। उस वक्त मेरे सामने कोई और होता तो शायद मैं शक करता, मगर इंस्पेक्टर ताहिर हयात को अपने सामने देखकर मेरा सारा गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। इंस्पेक्टर ताहिर हयात मेरा दोस्त था। हम दोनों एक दूसरे को काफी अरसे से जानते थे और मेरी उससे बातचीत भी होती थी, मगर काफी अरसे से मुलाकात नहीं हुई थी। यूं कहिए कि 2 साल से हम दोनों नहीं मिले थे। मैं जानता तो था कि वो हमारे ही इलाके में इंस्पेक्टर तैनात है, मगर मसरूफियत की वजह से दोनों की मुलाकात नहीं हो पाई थी। यूं अचानक ताहिर को अपने सामने देखकर मुझे हैरत हुई, मगर उसने ज्यादा हैरत का इजहार नहीं किया। फौरन ही मेरे गले लग गया और बोला, कहाँ थे तुम यार, इतने अरसे से मुलाकात नहीं हुई। ताहिर का अंदाज तो बिल्कुल नॉर्मल था। मैं उसे अंदर ड्राइंग रूम में ले आया, मगर हैरान था कि ताहिर को मैं अपने घर कभी नहीं लाया। फिर उसे कैसे पता कि मैं यहाँ रहता हूँ? बातों बातों में मैंने ताहिर से दरियाफ्त करने की कोशिश की। बोला, यार ये भी कोई बात है, हम पुलिस वालों का अपने इलाके के हर बंदे का पता होता है। तुम तो फिर दोस्त हो। ताहिर की बात सुनकर भी मैं मुतमईन नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने इकरा को ताहिर का मुंतजिर पाया था। मैं जानता था कि जिस अंदाज से इकरा टहल रही थी, यकीनन वो किसी का इंतजार कर रही थी। तफाकिया वो शख्स ताहिर निकला तो ताहिर ने मुझसे मिलने का बहाना कर लिया। अब बात मेरी समझ में कुछ कुछ आ गई थी, मगर मैं जानना चाहता था कि आखिर ताहिर और इकरा के बीच चल क्या रहा है। इसलिए मैंने इकरा पर मजीद शक करना छोड़ दिया। मेरे दिल में जो भी बात होती मैं अपने दिल में ही रखता, इकरा पर किसी भी किस्म के शक का इजहार ना करता। एक दिन मैंने सोचा कि अगर मेरी बीवी इकरा मुझे धोखा दे रही है तो मैं भी उसके साथ वो करूंगा जो उसने सोचा भी ना होगा। दिल ही दिल में मैं दूसरी शादी की तैयारियां करने लगा, लेकिन पहले सोचा कि एक बार सब कुछ अपनी तरफ से ठीक कर लूं। उस रात मैंने इकरा का चेहरा देखना था। मैं जानना चाहता था कि इकरा रात के वक्त मुझसे अपना चेहरा क्यों छुपाती है। उसके बाद ताहिर हयात वाली गुत्थी भी सुलझ जाती, लेकिन पहले उसके चेहरे को बेनिकाब करना जरूरी था। रात के वक्त चूंकि कमरे का बल्ब बंद होता था, सो मैंने अपने पास एक छोटी सी टार्च रख ली। इकरा मेरे पास आई तो मैंने उसका बाजू थामा ताकि वो ऐन वक्त पर भागने ना पाए, और फिर अपनी जेब से टार्च निकाल कर रोशनी उसके चेहरे की तरफ जैसे ही की तो मेरी चीख निकलते निकलते बची। हैरत के मारे मुझसे बात न हो रही थी। इकरा, तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। आखिर मुझसे इतनी बड़ी बात तुमने क्यों छुपाई? मैं तो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता था। तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत थी? मैंने नफरत से इकरा की तरफ देखा। उसके चेहरे के तासुरात एकदम ही बदल गए थे। मैं आपको सब कुछ बता दूंगी, खुदारा मेरी बात सुन लीजिए। आपको मुझ पर जो भी शक है मैं वो सब के सब दूर कर दूंगी। आपके दोस्त ताहिर हयात को मैं जानती हूँ। आपको जो शक है मैं आपको सब बताती हूँ। आप बैठे तो सही। इकरा रोते रोते मेरे पांव पकड़कर बैठ गई। वो इस कदर मिन्नत कर रही थी कि मैं चाहकर भी उसे धुतकार नहीं सका। बताओ इकरा, क्या बात है? क्यों तुमने ऐसा किया? ताहिर हयात से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? मैं अब बड़े तहम्मुल से उसे कह रहा था, क्योंकि मैंने सोच लिया था कि अगर ये औरत मुझसे धोखा करेगी तो मैं भी दूसरी शादी कर लूंगा। उसे वो दुख दूंगा कि सारी जिंदगी भूल नहीं पाएगी।
तब इकरा ने जो बात सुनाई उसे सुनकर मेरा दिल भी रंजीदा हो गया। आप तो जानते हैं हमारा घराना किस कदर मॉडर्न है। मैंने भी जब होश संभाला तो अम्मी अब्बू को अपने से दूर ही पाया। वो मुझे नौकरों और नौकरानियों के रहमो करम पर छोड़कर खुद अपने अपने कामों पे निकल जाते। मैं जब अम्मी से कोई बात करती तो वो मुझे पैसों की गड्डी थमा देती या फिर शॉपिंग करवाने ले जाती। मुझे तो ममता की जरूरत थी, मैं उनके प्यार की प्यासी थी, मगर माँ ने कभी मेरी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। इस रवैये ने मेरे अंदर बहुत सारी महरूमियां पैदा कर दी। पहले तो मैं अपने नौकर और नौकरानियों से दोस्ती करती, मगर फिर जब ये एहसास हुआ कि वो तो सिर्फ मेरे पैसे की अहमियत को समझते हैं, मेरे जज्बात की कदर नहीं करते, तो मैंने नौकरों और नौकरानियों से बातचीत करना भी छोड़ दी। अब मेरी जिंदगी में भरपूर खला आ गया था और मेरी शख्सियत भी बदल गई। मैं नाइट क्लब्स में जाने लगी, मलबूसात ऐसे पहनती कि हर कोई मेरी तरफ मतवज्जा हो जाता। अगरचे मैं इन सब से खुश नहीं थी, मगर फिर भी ना जाने क्यों मेरी रूह को एक तस्कीन मिलती कि मैंने अपनी माँ से बदला ले लिया। हालांकि मैं खुद को नुकसान पहुंचा रही थी। अब मैं रात देर तक घर से बाहर रहती। अम्मा अब्बा को कोई खबर ना थी कि उनकी बेटी क्या कर रही है। मेरे मलबूसात इंतहाई बेहुदा होते और नाचना गाना मेरा महबूब मशगला बन चुका था। एक रात मैंने इस कदर नौशी की कि मैं मदहोश होकर गिर पड़ी। अमूमन ऐसे वाकयात में लड़कियां अपनी इज्जत खो बैठती है, मगर मैं इस मामले में खुशकिस्मत थी। सुबह जब मेरी आंख खुली, धड़कते दिल के साथ अपने पहलू में देखा तो बिस्तर पर कोई भी नहीं था। मैं एक अकेले कमरे में लेटी हुई थी। कमरे की सजावट से अंदाजा हो रहा था कि ये किसी मजहबी इंसान की रिहाइश गाह है। और फिर जब वो लड़का मेरे सामने आया तो वाकई मेरा ख्याल सच साबित हुआ। उसके चेहरे पर दाढ़ी सजी थी, जबकि वो एक बाशरा नौजवान लग रहा था। मुझे देखकर उसने नजरें नीची कर ली। कहने लगा, कल रात में अपनी एक मजबूरी की वजह से नाइट क्लब गया था, वहां पर मुझे कुछ काम था। वहां मैंने आपको बेहोश पाया तो आपका ख्याल करते हुए अपने घर ले आया। उम्मीद है कि आप ठीक होंगी। चलिए मैं आपको आपके घर छोड़ आता हूँ। नौजवान पर मुझे सख्त गुस्सा आया। फिर उसका हुलिया ऐसा था कि मुझे उससे और भी नफरत महसूस होने लगी। उस दिन तो वो मुझे घर छोड़कर चला गया। मुझे उससे बिल्कुल भी कोई हमदर्दी ना थी, ना ही मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। शायद कि उसका हुलिया था जिससे मेरी माँ ने हमेशा नफरत की थी, और ऐसी ही नफरत मेरे भी दिल में इन दाढ़ी वालों के लिए मौजूद थी। मगर उस शख्स ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। वो बार बार मेरे पीछे आता और कहता कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मेरी सहेलियों ने जब ये बात देखी तो वो बोली कि तुम उससे अपनी जान क्यों नहीं छुड़ा लेती? ये तो हर वक्त तुम्हारे पीछे आता है, तुम्हें तंग करता है। अगर ऐसा ही रहा तो बाकी लड़के तुमसे डरना शुरू हो जाएंगे। तुम इसका हुलिया तो देखो कितना खतरनाक लगता है। अपनी सहेलियों की बात सुनकर मैंने इस लड़के को सबक सिखाने का सोचा। लड़के का नाम नवीद था। एक दिन उसने मुझसे बात करने की कोशिश की तो मैंने कहा कि शाम को तुम बहादुरी का मुजाहिरा करना और मेरी सहेलियों के सामने खुद को साबित करना, तब हो सकता है कि तुम्हारा काम बन जाए। मेरी बात सुनकर वो बहुत खुश हुआ। अगली रात जब मैं नाइट क्लब से निकल रही थी तो वो मुझे मेरे सामने ही दिखाई दिया। अकीदत से झुकी नजरें वो मेरी मोहब्बत में वहां आया था। मैंने पुलिस को पेशगी इतला कर रखी थी कि एक शख्स रोजाना मुझे हरासा करता है। मैंने उसी वक्त कॉल मिलाई और पुलिस 2 मिनट के फासले से चलकर हमारे साथ आ गई। उन्होंने लड़के को हथकड़ियां लगाई और पुलिस मोबाइल में बिठा कर ले गए। मैं अपनी सहेलियों के साथ खिलखिलाकर हंसने लगी। मुझे अंदाजा नहीं था कि ये इस कदर बेवकूफ निकलेगा। बहरहाल इसको थाने पहुंचा कर मेरे दिल को सुकून पहुंचा और अगले दिन सहेलियों के भड़काने पर कि उसकी हालत मालूम कर लूं मैं थाने चली गई। मगर थाने पहुंचकर जैसे मेरा कलेजा ही कट गया। पुलिस वालों ने मार मार कर उसका भरकस निकाल दिया था। वो बहुत अजियत में लग रहा था। चेहरे पर खून के निशान थे, जबकि तशद्दुद के बायस उसकी आंखें सूजी हुई थी। उसे देखकर मुझे सख्त अफसोस हुआ। उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू थे। मुझे देखकर उसने आसमान की तरफ देखा और बोला, मैंने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। खुदा करे तुम्हारी रातें कभी
पुरसुकून ना हो, उसकी बददुआ ने मुझे अंदर तक दहला दिया। मगर मैंने बज़ाहिर किसी किस्म की परेशानी का इजहार नहीं किया। ये तकरीबन सुबह के 7 बज रहे थे जब मैं अपनी सहेलियों के साथ उससे मिलने गई थी। हम लोगों की आदत थी, हम लोग सारी सारी रात जागती और दिन के वक्त सोती थी। हालांकि मेरे माँ बाप माकूल शख्सियत के मालिक थे। बहरहाल उस दिन मैं शाम को सोकर उठी तो मुझे अपने चेहरे पर जलन सी महसूस हुई। मुझे लगा कि शायद गर्मी की वजह से ऐसा हो रहा होगा, मगर ये जलन बढ़ती ही गई। यहाँ तक कि रात 8 बजे जब मैंने शीशे में अपना चेहरा देखा तो अपना दानों से भरा सुर्ख चेहरा देखकर मेरी चीख निकल गई। मुझे अपना आप देखकर रोना आ रहा था। सुबह के वक्तों में सोई होती थी। सोचा कि इसी वक्त अस्पताल चलती हूँ, डॉक्टर से दवा लेकर आऊंगी ताकि ये मुसीबत जल्द से जल्द मेरी जान छोड़ दे। उस शाम डॉक्टर ने मुझे एक दवा दी जिसे लगाने के बाद मुझे कुछ आराम महसूस हुआ और सुबह होते ही मेरे सारे दाने खत्म हो गए। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया, मगर अगली रात फिर वैसा ही हुआ। शाम के वक्त मेरे चेहरे पर ऐसे दाने निकले कि मारे अजियत के मेरा बात करना मुश्किल हो गया। मैंने डॉक्टर से जाकर अच्छी खासी बहस की कि उसने मुझे गलत दवा दी है, मगर फिर 2-3 डॉक्टर्स को दिखाने के बाद मुझे ये मालूम हो गया कि मेरी ये बीमारी इतनी आसानी से मेरी जान नहीं छोड़ेगी। जितना मैं समझ रही हूँ उसके बाद मैंने क्या क्या नहीं किया, मगर ये दाने खत्म नहीं हुए। मुझे लगता है कि मुझे उसी लड़के की बददुआ लग गई है। खुदा जाने अब वो किस हाल में होगा। मैं चाहती हूँ कि वो मुझे एक बार मिले और मैं उससे माफी मांग लूं। इकरा की बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। इकरा इस कदर तेज लड़की होगी मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था। शक्लो सूरत से वो इंतहाई मासूम लगती थी। फिर उसकी उम्र भी कम थी, तकरीबन 18-19 साल की होगी। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मासूमियत का ताल्लुक उम्र से नहीं होता। मैंने कई औरतें ऐसी भी देखी जो 40 साल की उम्र में भी इतनी ही सादा रहती है जितनी कोई 18 साल लड़की भी नहीं होती। मगर अपनी बीवी की जुबानी उसकी कहानी सुनकर मेरा दिल बुझ गया। रही बात ताहिर की, तो उसने मुझे बताया कि वो ताहिर से नवीद के बारे में मालूमात लेती रहती है, मगर नवीद कहाँ गया ये कोई नहीं जानता। ताहिर के यकीन दिलाने पर मैं इकरा की बात मान तो गया था, मगर मुझे इस पर बड़ा शक होता है। मैं इस पर पहले की तरह कभी एतबार नहीं कर पाया और रात को मैं उसका चेहरा नहीं देख पाता तो अजीब सा अधूरापन महसूस होता है। दिल चाहता है कि दूसरी शादी करूं, मगर फिर इकरा की हालत देखकर सोचता हूँ कि इस सब में इसका क्या कसूर। जो हुआ वो तो हो गया, मगर अब इकरा ने अपना तर्ज जिंदगी बदल दिया है। अब मेरे ख्याल में उसे उसके माजी की सजा देना गलत होगा। आपको क्या लगता है, क्या मैं सही सोच रहा हूँ? अपनी राय से कमेंट्स में जरूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।